नमस्कार दोस्तों। डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। इस डीएम श्याम क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व शेयर व कमेंट व लाइक करें, जिससे डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवाएं और इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब तक पहुंचाने का कोशिश करें। इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे राजस्थान का भूगोल के अंदर राजस्थान का भौतिक प्रदेश का अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की थी। जो बचा हुआ भाग है वो उसके बारे में उसका चर्चा करेंगे और इस वीडियो को सारा पूरा देखने का प्रयास करें, जिससे आपको बेनिफिट हो। और डीएम श्याम क्लासेज को आप प्रत्येक व्यक्ति यदि 10-10 व्यक्ति को शेयर करते हो तो ये डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है वो व्यक्ति इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है और इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे और भी अन्य भी सब्जेक्ट की क्लासें भी लगेगी। धीरे धीरे हम ला रहे हैं और इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मोटिवेशन सुविचार के साथ आए हैं, जो लेकिन बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर हमको उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी तय करने में आपका लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। मतलब आप जैसे आप कोई बीच बीच में तैयारी कर रहा है, वो जैसे वैकेंसी आती है तब स्टडी 3 महीने के लिए पढ़ता है और बीच में स्टडी नहीं आती है, उसके बीच में वो छोड़ देता है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हम बीच जो हमने पिछले जैसे हमारे रीट के अंदर मार्क्स बने हैं, कम मार्क्स बने हैं अब की बार, या पिछले जो मार्क्स नहीं बने थे पिछली वैकेंसी में, तो हमने बीच के अंदर पढ़ाई है वो छोड़ दी है। तो हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। जिसे कंटिन्यू रखेंगे तो हमारी पढ़ाई है में कोई भी आगे जितना सिलेबस होता है वो ज़्यादा कवर हो जाता है। और साथ में हमारी जो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं तो वो दोबारा हमें सिलेबस को कवर करने में टाइम बहुत लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए, एक ही लक्ष्य पर बनाए रखना चाहिए। और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए और लक्ष्य को एकदम टारगेट पे बनाए रखना चाहिए। आज हम अरावली पर्वत के प्रदेश के जो पहाड़ियों के बारे में, अरावली के बारे में चर्चा कर चुके थे, और जो बाकी बचा है अरावली के प्रमुख पठार, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पठार क्या होते हैं? पठार एक उप पठार है, वो धरातल से 600 मीटर ऊंचा, धरातल से ऐसे 600 मीटर ऊंचा, जो ऊपर से समतल हो, ऊपर से क्या हो, उच्च भूमि क्षेत्र जो ऊपर से क्या होता हो, समतल होता हो, उसे क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। पठार की यदि डेफिनेशन पूछ ले आपसे तो वह धरातल का वह समतल भाग, धरातल का वह उच्च भूमि क्षेत्र जो ऊपर से समतल हो, उसे क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। जो तीखा आकृति का न हो तो वो क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। और अरावली के पठार में प्रमुख पठार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
अरावली के पठार का जो सिरोही जिले के अंदर उड़िया का पठार है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पठार है। उड़िया का पठार क्वेश्चन ऐसे आएगा कि उड़िया का पठार है वो कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है, उड़िया का पठार है वो सिरोही के अंदर स्थित है। उड़िया का पठार है राजस्थान व अरावली का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान या अरावली का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उड़िया का पठार है। कौन सा पठार है, उड़िया का पठार है, जो कितने मीटर है, 1360 मीटर ऊंचा है। उड़िया के पठार पर एक नक्की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की सबसे ऊंची झील है। क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान की सबसे ऊंचे मीठे पानी की झील किस पठार पर स्थित है, तो या किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है सिरोही के अंदर उड़िया का पठार पर स्थित है। ठीक है, नक्की झील है वो क्रेटर का उदाहरण है। क्रेटर का छोटा सा ये भाग ऐसे गड्ढा सा बन जाता है ना ऊपर, तो वो क्या कहलाता है, क्रेटर। और यदि ज्वालामुखी पर बड़ा गड्ढा बनता है तो वो क्या कहलाता है, कोल्डर कहलाता है। कोल्डर का नक्की झील है। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी झील क्रेटर का उदाहरण है, तो उसके अंदर अलग अलग जैसमन झील है, पुष्कर झील है, ये अलग अलग जैसे नक्की झील है, इसके उदाहरण ऑप्शन आएंगे, उनमें से नक्की झील है वो क्रेटर का उदाहरण है। ठीक है, तो राजस्थान का इसी माँ उड़िए के पठार पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर जिसे माउंट आबू कहा जाता है, सबसे माउंट आबू है। क्वेश्चन ऐसे आएगा राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू पर स्थित है। और उड़िया के पठार माउंट आबू है जो उड़िया के पठार पर स्थित है, राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर। दूसरा है माउंट आबू। वैसे तो आपको पता है इसकी माउंट आबू विशेषता कि ये सर्दियों के अंदर नक्की झील है वो जम जाती है, बर्फ की तरह जम जाती है, और ये यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन भी देखने भी आते हैं। और माउंट आबू पर्यटन की दृष्टि से सबसे प्रमुख शहर भी है। ठीक है, और माउंट आबू में सबसे ज़्यादा वर्षा वर्षा भी होती है। ठीक है, स्थान पूछ ले तो माउंट आबू में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दूसरा है सिरोही के अंदर ही दूसरा पठार कौन सा कहलाता है, आबू का पठार। कौन सा पठार है, आबू का पठार है वो सिरोही जिले के अंदर दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, आबू का पठार। दूसरा राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार पूछ ले तो आबू का पठार है, किस जिले में है, तो सिरोही जिले में। इसकी ऊंचाई पूछ ले तो 1295 मीटर है। कौन सी, 1295 मीटर है। ये क्या है, किसका उदाहरण है, बेथुलिक संरचना का उदाहरण है, इनसे वर्ग संरचना का उदाहरण है। क्वेश्चन आ सकता है बैतौलिक, राजस्थान में बैतौलिक संरचना का उदाहरण कौन सा है, तो आपको आबू का पठार बताना है। या इनसे वर्ग का उदाहरण कौन सा है, उनसे वर्ग की का उदाहरण बताओ, तो क्वेश्चन आबू का पठार आएगा आंसर। ठीक है, अब ये बैतौलिक संरचना क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बैथोलिक संरचना, धरातल के अंदर अनेक प्रकार की प्लेटें होती है, इनके अंदर आकर्षण और अंतर्जात बल हो लगता रहता है। इसी प्रकार धरातल के अंदर एक मैग्मा चैम्बर होता है। मैग्मा चैम्बर इस प्रकार का मैग्मा चैम्बर होता है। जो मैग्मा चैम्बर होता है वो मैग्मा चैम्बर से इन नालियों के द्वारा, ये ज्वालामुखी नाली होती है, इसके अंदर ये मैग्मा यहाँ से बाहर निकलता है। और यदि कई बार ऐसे होता है कि आंतरिक भाग में गहराई के अंदर एक गुम्दाकार की आकृति ले लेता है, ये मैग्मा है वो इस प्रकार की गुम्दाकार आकृति ले लेता है। और इस गुम्दाकार आकृति लेने के कारण ये यहाँ पर जो है धरातल के अंदर ही जमाव हो जाता है। और इस जमाव को ही क्या कहा जाता है, बैथोलिक कहा जाता है। तो बैथोलिक संरचना स्थित है कहाँ पे, तो आबू के पठार को बैथोलिक संरचना इस प्रकार की ये बैथोलिक कहा जाता है। और इन शेब्रक की संरचना का उदाहरण क्यों कहा जाता है,
क्योंकि ये एक कठोर चट्टान होती है, एक मुलायम चट्टान होती है, और इस मुलायम चट्टान के अंदर पवन के द्वारा अपर्दन कर दिया जाता है। मुलायम चट्टान को पवन के द्वारा अपने साथ अपर्दन कर कर चट्टान को वहाँ से हटा देती है, और इस चट्टान को कठोर चट्टान रह जाती है। वो एक टिल्ले के समान दिखाई देती है। टिल्ले के समान दिखाई देने के कारण से इनसे वर्ग की संरचना, इनसे वर्ग की का उदाहरण इनसे वर्ग की संरचना के रूप में जाना जाता है, एक पहाड़ी के रूप में दिखाई देती है, जिसे अपर्दन का अंतिम रूप होता है। ठीक है, अपर्दन का अंतिम रूप होता है। और ये आबू का पठार है, वो बैथोलिक संरचना व इनसे वर्ग का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर हो गया। साथ साथ में आपको स्क्रीन शॉट भी लेने का टाइम दिया जाता है, और स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तीसरा है बोराट का पठार। अरवली प्रदेश में बोराट का पठार तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। यह बोराट का पठार क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर स्थित है, तो कोमलगढ़ के राजसमंद से लेकर और गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित है। बोराट का पठार कोमलगढ़ गोगुंदा से, ये बोराट का पठार है यहाँ पर, और कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित एक बोराट का पठार है, जो राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। ज़्यादातर इसके आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दिया जाता है 1225 मीटर। ये बोराट का पठार है। हमने पूरी अरावली पर्वतीय की विशेषता पढ़ी थी, उसके अंदर भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के मध्य एक जल विभाजक का कार्य करता है, क्योंकि अरब बोराट के पठार से पूर्व से निकलने वाली नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और दक्षिण पश्चिम से निकलने वाली जो नदियां हैं वो क्या कहलाती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये क्या है, एक बोराट का पठार किसका क्वेश्चन ऐसे अरवली पर्वत की विशेषता है उसके अंदर भी ये बोराट के पठार के बारे में पूछा जा सकता है कि अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के मध्य एक जल विभाजक का कार्य कौन करता है। तो आपको बताना है अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य है वो बोराट का पठार करता है। ठीक है, राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। चौथा है उपरमाल का पठार। उपरमाल का पठार है वो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर बेसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ स्थित है। बेसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर बेसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य ये क्या है, एक पठार स्थित है। ठीक है, और ये एक प्रकार का, वैसे इसके अंदर इतिहास की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर उपरमाल के पठार पर एक बिजोलिया आंदोलन चला था, और इस बिजोलिया आंदोलन को चलाने का नेतृत्व जो सीताराम के द्वारा फिर किया गया था, और फिर विजय सिंह पथिंग के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ये 1997 से प्रारंभ हुआ था, और 1997 और राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन भी माना जाता है। और उपरमाल के पठार पर एक उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी, जो 1917 के अंदर की गई थी, जिसे इतिहास की दृष्टि से में पूछा जाता है कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी, तो उपरमाल के पठार पर, और कब की गई थी, तो 1917 के अंदर की गई थी। क्वेश्चन, और फिर इसके अंदर ये कहाँ पे स्थित है, तो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर बेसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। और मेसा का पठार जो है, मेसा का पठार है वो कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मेसा का पठार कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो बेड्स व गंभीर नदियों के एक अपरदित पठार है। अपरदित पठार कैसे, इससे गंभीर और बेड्स नदियां हैं, ऊपर का तीखा नुमा पठार तीखी नुमा आकृति थी वो हटा दी है, और यहाँ पर एक पठार नुमा आकृति कर दिया है, तो इसे मेसा का पठार कहा जाता है। और मेसा की आकृति नुमा एक पठार होने के कारण इसे मेसा का पठार कहा जाता है। और इस बेड़ व गंभीरी नदियों पर स्थित एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी स्थित है, जो मेसा के पठार पर स्थित है।
और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मेसा का पठार पर कौन सा दुर्ग है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। या बेड़स व गंभीर नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो मेसा के पठार स्थित है। और ये मेसा का चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इतिहास की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इसका निर्माण और इसकी कला संस्कृति के अनुसार पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। और यहाँ पर यदि कोई अन्य शासक है वो इस पर आक्रमण करता है तो यहाँ पर रहने की और खेती करने की सबसे बड़ा होने के कारण यहाँ पर व्यवस्था है सभी प्रकार की। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पढ़ते हैं उदयपुर। उदयपुर के अंदर एक जैसमंद झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मीठे पानी की झील मानी जाती है, जो जैसमंद झील है, जो उदयपुर में स्थित है। और इस जैसमंद झील के पूर्व में स्थित, ये देखो यहाँ पे पूर्व है, इस स्थान पर पूर्व में स्थित है, यहाँ पे पूर्व में स्थित है एक मेसा का पठार है। कौन सा, सॉरी मेसा का नहीं, सॉरी लासोड़िया का पठार है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि लासोड़िया का पठार डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो उदयपुर में, यदि स्थान पूछ ले तो जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा, सबसे कटा पठा उबड़ खाबड़ पठार भी माना जाता है। राजस्थान का सबसे कटा पठा वह उबड़ खाबड़ पठार, राजस्थान का सबसे कटा पठा वह उबड़ खाबड़ पठार कौन सा है, तो आपको बताना है लासोड़िया का पठार है, जो जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। दूसरा है उदयपुर के अंदर ही एक जरगा की पहाड़ियों व रागा की पहाड़ियों के मध्य एक वर्ष भर के अंदर एक पठारी क्षेत्र है, जो वर्ष भर क्या रहता है, हरा भरा रहता है। क्या रहता है, वर्ष भर इस प्रकार से हरा भरा वर्ष भर रहता है ये। और ये जरगा की पहाड़ी व रागा की पहाड़ी के मध्य स्थित पर्वत पठारी क्षेत्र है, जिसे देशरों का पठार भी कहा जाता है। और ये जरगा की पहाड़ी है, ये उदयपुर की क्या है, सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि देशरों का पठार कहाँ स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो उदयपुर में बताना है। और यदि स्थान पूछ ले तो जरगा की पहाड़ी से लेकर रागा की पहाड़ी के मध्य स्थित जो वर्ष भर में हरा भरा एक पठारी क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता है, देशरों का पठार कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और इस डीएम श्याम यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर और भी क्लासें हैं वो अन्य प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। बहुमठ का पठार, अब बहुमठ का पठार कहाँ स्थित है, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में स्थित है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। बहुमठ का पठार में बहुमठ जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है, तो बहुमठ जनजाति है वो निवास करती है। और ये बहुमठ का पठार है, इसके अंदर बहुमठ जनजाति क्या करती है, निवास करती है। और बहुमठ का पठार पर एक भील जनजाति के द्वारा एक ही आंदोलन चलाया गया था, जिसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था, जिसे आदिवासियों का महिसा कहा जाता है। ये 1921 में चला था, जिसे उन आदिवासियों का महिसा कहा जाता है। ये उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है और बहुमठ जनजाति निवास करती है यहाँ पर। ठीक है, और कंकड़वाड़ी का पठार कहाँ स्थित है, तो अलवर के अंदर कंकड़वाड़ी का पठार है, जिस पर कला संस्कृति के अनुसार देखा जाए तो बानगढ़ दुर्ग आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है बानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो कंकड़वाड़ी का पठार पर स्थित है। या कंकड़वाड़ी दुर्ग कहाँ स्थित है, तो कंकड़वाड़ी के पठार पर स्थित है। दोनों ही दुर्ग है वो अलवर में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब
वह शेयर करो। आप एक व्यक्ति यदि 10 तक पहुंचाने का प्रयास करोगे तो 10 व्यक्ति 100 जनों को पहचान पहुंचा सकता है। जिसे डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अरवली के पठारों के बारे में हमने चर्चा कर ली है और अरवली के प्रमुख पर्वत के वह पहाड़ियों के बारे में हमें पढ़ते हैं। अरवली की पहाड़ियाँ, अरवली को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरवली के अंदर पर्वत है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उदयपुर हम डिस्ट्रिक्ट लेते हैं तो उदयपुर ये क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर शहर है, उदयपुर जिला है और ये क्या है, उदयपुर शहर है। इसके चारों ओर इस प्रकार की जो पहाड़ियाँ हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, जो तसरी नुमा पहाड़ियाँ भी कहा जाता है या अर्धचंद्राकार या तसरी नुमा पहाड़ियाँ, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इसे गिरवा कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है गिरवा कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में है गिरवा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है अर्धचंद्राकार या तसरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, तो गिरवा कहा जाता है और गिरवा कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में है। दूसरा क्वेश्चन एस, अब उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, यहाँ पे उत्तर पश्चिम में उदयपुर के जो उत्तर पश्चिम है स्थान है, उत्तर पश्चिम स्थान है उत्तर की साइड, वहाँ पर एक अवशिष्ट पहाड़ियों का उदाहरण है जिन्हें स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है मगरा क्या है, तो मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। जैसे कामन की पहाड़ियाँ, कामन मगरा हो गया, मंकड़ मगरा हो गया, बांकी मगरा हो गया, लेगा मगरा हो गया। मगरा से आप समझ गए कि उदयपुर ये एक प्रकार की ट्रिक सी बन गई है। मगरा मगरा आ जाए तो ये कौन से उदाहरण है, अवशिष्ट पहाड़ियों का उदाहरण है। क्वेश्चन आ सकता है कामन मगरा है वो किसका उदाहरण है, तो अवशिष्ट पहाड़ियों का उदाहरण है। माकड़ मगरा, बांकी मगरा, लेंगा मगरा ये किस पहाड़ियों का उदाहरण है, तो आपको बताना है अवशिष्ट है, अवशिष्ट पहाड़ियों का उदाहरण है मगरा है जो उदयपुर में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते रहे। और पहाड़ियाँ क्या होती है, धरातल के ऊंचा एक नुकीला भाग होता है। पहाड़ियाँ आप समझ गए, धरातल से ऊंचा एक नुकीला पर्वत या पहाड़ कहते हैं, पहाड़ियाँ कहते हैं, एक नुकीला भाग होता है। पठार आपको पता है समतल है भाग होता है। स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते रहे। सिरोही के अंदर एक पूर्वी साइड के अंदर सिरोही जिला है, उसके अंदर पूर्वी साइड है, जो सिरोही जिला है उसके पूर्वी साइड के अंदर एक त्रिवे ढाल वाली ऐसे तीखी नुमा त्रिवे ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं। त्रिवे ढाल वाली एक पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है या भाकर कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है भाकर की डेफिनेशन पूछ सकता है, तो जो सिरोही जिले के अंदर त्रिवे ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, भाकर या भाकर या भाकर कहा जाता है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भाकर या भाकर कहाँ स्थित है, तो सिरोही के अंदर स्थित है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मेवल की पहाड़ियाँ हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य स्थित है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मेहुल की पहाड़ियाँ हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। इस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियाँ हैं जिसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसी मेवाड़ की पहाड़ियों के बीचों बीच से एक माही नदी गुजरती है जिसे बागड़ प्रदेश का निर्माण करती है। हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर माही नदी, इसी बागड़ प्रदेश के बारे में चर्चा की थी। और इस मेवल की पहाड़ियों में मेव जनजाति भी निवास करती है। और बागड़ की माही नदी है वो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में वापिस से चली जाती है, राजस्थान से निकल जाती है और दक्षिण में राजस्थान में प्रवेश करती है और ये बागड़ प्रदेश का निर्माण करती है। स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले सकते हो।
अब अरावली पर्वत श्रृंखला को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हरियाणा के अंदर कुछ अलग नाम से जाना जाता है, दिल्ली के अंदर कुछ अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, झुंझुनू के अंदर अलग पहाड़ियों से, सीकर के अंदर अलग पहाड़ियों के से नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई है वो 2700 मीटर से कम हो गई है। ठीक है, औसत ऊंचाई है, आपको पिछले विशेषता के अंदर मैंने बताई थी। और ये अरावली है वो गुजरात से लेकर पालनपुर, गुजरात से लेकर दिल्ली के रायसेन तक फैली हुई है। और वैसे सिरोही से लेकर खेतड़ी, झुंझुनू तक फैली हुई है राजस्थान के अंदर। और दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति, दिल्ली के अंदर इसे रायसीना की पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रायसीना की पहाड़ियाँ कहा जाता है। दिल्ली के अंदर इसे रायसीना की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और इस रायसीना की पहाड़ियों पर क्या बनाया गया? एक राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है, जो 1911 के अंदर ब्रिटिश ब्रिटिश एक जो है ब्रिटिश के द्वारा इसका मानचित्र तैयार करवाया गया था। और इस मानचित्र के आधार पर इस रायसीन के पहाड़ियों पर एक राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है। और इस हरियाणा में इसे डोसी पर्वत भी कहा जाता है। हरियाणा में क्या कहा जाता है? डोसी पर्वत कहा जाता है। और इसी प्रकार हरियाणा के अंदर इसे डोसी पर्वत, और भरतपुर के अंदर इसे मीना की पहाड़ियाँ कहा जाता है। भरतपुर के अंदर इसे मीना की पहाड़ियाँ, और दौसा के अंदर इसे देवगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और अलवर के अंदर उदयनाथ की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ व हर्ष की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और अरावली पर्वत श्रृंखला ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। और इसे झुंझुनू में पालखेत की पहाड़ियाँ, लोहागढ़ में लोहागढ़ पर्वत, भोजगढ़ पर्वत, अदगवाड़ा पर्वत, नेहरा पर्वत झुंझुनू में अलग अलग नामों से जान जाती है। मालखेत की पहाड़ियाँ कहा जाता है सीकर के अंदर, तरौटी की पहाड़ियाँ सीकर के अंदर, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर के अंदर, हर्षनाथ पर्वत सीकर के अंदर। ये अलग अलग नामों से अरावली पर्वत है, अरावली है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोरोना काल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाए रखें, और बाहर ज़्यादा घूमने का प्रयास ना करें। आपको डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल है, वो घर बैठे ही क्लास प्रोवाइड करवा रहा है। खमनोर जो हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ लिया सीकर के अंदर, झुंझुनू के अंदर, अलवर के अंदर, दौसा के अंदर, हरियाणा के अंदर हमने पढ़ लिया। अब अजमेर के अंदर एक, अजमेर से लेकर राजसमंद के मध्य एक लंबी पहाड़ियाँ हैं। अजमेर से राजसमंद के मध्य एक पहाड़ियाँ स्थित है, जिसे कुकरा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। मेरवाड़ा, अजमेर में प्राचीन काल को अजमेर के किस नाम से जाना जाता था? मेरवाड़ा के नाम से। राजसमंद को मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। और मेवाड़ और मेरवाड़ा के बीच में जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कुकरा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कुकरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यदि डिस्ट्रिक्ट एक आए तो राजसमंद बताना। यदि कौन से किसके मध्य स्थित है तो अजमेर से राजसमंद के मध्य स्थित है। या प्राचीन नाम पूछ ले तो मेवाड़ से मेरवाड़ा के मध्य स्थित है। और बीजासन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अलवर भीलवाड़ा में है। मांडल की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा में है। तिरंगा की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा में है। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है। और द्वेर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है। आप इनको पता ही है, आपको यहाँ पर द्वेर के अंदर युद्ध हुआ था। खमनोर की पहाड़ियों के यहाँ पर राजसमंद के स्थित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व शेयर व कमेंट करें, लाइक करें। और इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और आज के लिए इतना ही। हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में, उड़ौती का पठार, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश को कंप्लीट कर लिया है। और आज कल से हम मरुस्थलीय जो प्रदेश है, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।